कुछ लोगों को फूलों में भी कीट नजर आते हैं, कुछ को पत्थर में हीरे मिल जाते हैं। दृष्टि अगर पवित्र हो तो नर में भी नारायण दिख जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन आज। पहलगांव में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा लोकसभा में होगी पूरी। राज्यसभा में होगी चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। बोले, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका गया था किसी दबाव में। कहा, सशस्त्र बल अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में रहे सफल। मारे गए 100 से अधिक आतंकवादी। देर रात तक चली चर्चा। पहलगाम हमले के बाद एक स्पष्ट, सशक्त और दृढ़ संदेश देना था जरूरी। लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हमारी कूटनीति के ही कारण टीआरएफ को घोषित किया गया वैश्विक आतंकवादी संगठन। ऑपरेशन सिंदूर का संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने किया समर्थन। क्वाड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ। पहलगाम में आतंकी हमले के 96 दिन बाद सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को किया ढेर। भारत की 19 साल की शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने जीता फीडे महिला विश्व कप का खिताब। जॉर्जिया में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में हम वतन और अनुभवी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर में दी मात। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने बताया, 2 उत्कृष्ट भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी वाला एक ऐतिहासिक फाइनल। आज संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। सबसे पहले बात संसद में आज के एजेंडे की। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में अपने बयान आज दे सकते हैं। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। आइए जानते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपने वक्तव्य देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी भी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में कल शुरू हुई विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो आज वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में विशेष चर्चा होगी। राज्यसभा में भी इस चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा की शुरुआत की। पाकिस्तान के दुस्साहस को भारत के मुंहतोड़ जवाब का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने संसद के मंच से एक बार फिर साफ किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच 10 मई को थमी गोलाबारी के पीछे कोई तीसरा पक्ष नहीं था। देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद ये संघर्ष रुका था। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने
ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन को जानकारी है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों सहित एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा थी। अध्यक्ष महोदय, इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी परिचय दिया जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पॉन्सिबल पावर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमने यूएनएससी में अपनी बात रखी, दुनिया को बताया कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूएनएससी ने भारत का पक्ष माना। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। इस दौरान उन्होंने सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया। It was important to send a clear, strong and resolute message after the Pahalgam attack. Our red lines had been crossed and we had to make it very apparent that there would be serious consequences. As a result, the first step which was taken was that a meeting of the Cabinet Committee of Security took place on the 23rd of April, and that meeting decided that one, the Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Two, the integrated checkpost Athari would be closed with immediate effect. Three, Pakistani nationals who are traveling under SARC visa exemption scheme will no longer be allowed to do that. Four, the defense, naval and air advisors of the Pakistani High Commission would be declared persona non grata. And five, the overall strength of the High Commission would be brought down to 30 from the number of 55. Our messages were two.
One, zero tolerance of terrorism, and two, the right to defend our people against terrorism. Now, our goals in the Security Council were two. One, to get an endorsement from the Security Council of the need for accountability, and two, to bring to justice those who perpetrated this attack. And I am glad to say, Speaker Sir, and I hope that this is appreciated and recognized by the House. If you look at the Security Council statement of 25 April, the members of the Security Council condemned in the strongest terms the terrorist attack. They affirmed terrorism in all its forms and manifestations constitute one of the most serious threats to international peace and security. And most important, the Council underlined the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के 96 दिन बाद सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सोमवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सेना के विशिष्ट पैरा कमांडो ने पहलगाम आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड और उसके 2 साथियों को कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक जंगली इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। इन तीनों आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। इन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों में एक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान भी शामिल था। सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर इन आतंकवादियों को ढेर किया। सुलेमानी पहले पाकिस्तानी सेना के SSG का कमांडो था और लश्कर तैयबा में शामिल हुआ। मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद हुए और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुलेमानी कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। कार्रवाई में मारे गए अन्य आतंकवादियों की पहचान ज़िब्रान, जो पिछले साल सोनमर्ग सुरंग हमले में शामिल था, और हमजा, अफगानी आतंकवादी के रूप में उसकी पहचान की गई है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को दिल्ली में जापान के उप मंत्री ताकेहिरो फुनाकोशी से मुलाकात की और संबंधों को मजबूत करने, आगामी परियोजनाओं और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं को सुलझाने पर चर्चा की। वार्ता के दौरान मिस्री और उनके समकक्ष ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के बढ़ते महत्व की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक संबंधों, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचा सहयोग, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित बहुआयामी भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाली शिंकानसेन बुलेट ट्रेन परियोजना के नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा की, जिसमें जापान का वो निर्णय भी शामिल है जिसकी रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में जापान टाइम्स में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत को अपनी 2 नवीनतम E10 शिंकानसेन ट्रेनें उपहार में देने का निर्णय लिया गया था, जिन्हें जापान और भारत में एक साथ चलाया जाएगा। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2025 के बीच भारत में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन दर्ज किए गए हैं, जिनकी राशि तकरीबन 12,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, फिनटेक कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए RBI ने टियर 3 से टियर 6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे को स्थापना
को प्रोत्साहन करने के लिए वर्ष 2021 में भुगतान अवसंरचना विकास कोष शुरू किया। 31 मई 2025 तक PIDF पहल के तहत लगभग 4.77 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल भुगतान की वृद्धि पर नजर रखने के लिए RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक विकसित किया है, जो देश भर में डिजिटलीकरण के विस्तार को मापता है। रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल में अब तक रिकॉर्ड 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। ये एक सुखद समाचार है कि 22 जुलाई 2025 तक इस पोर्टल से 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच हेतु ई-श्रम को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की। ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल यानी ई-श्रम पर एकीकृत करता है। ये ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है। मिसिसागुआ, ओंटारियो, कनाडा में भगवान राम की 54 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। ये मूर्ति भारत के जाने माने मूर्तिकार नरेश कुमावत के द्वारा बनाई गई है। नरेश कुमावत वही मूर्तिकार हैं जिन्होंने संसद के नए भवन में स्थापित समुद्र मंथन की प्रतिकृति भी बनाई थी। भगवान राम की ये प्रतिमा उत्तरी अमेरिका में पहली और अपने आप में अद्वितीय प्रतिमा है, जो वैश्विक स्तर पर सनातन संस्कृति की गौरवमयी विरासत को सशक्त रूप से दर्शाती है। इस मूर्ति का अनावरण समारोह 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से भगवान श्री राम की 54 फीट ऊंची प्रतिमा टोरंटो, ओंटारियो, मिसिसागा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित की है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि विश्व में नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची और पहली भगवान श्री राम की मूर्ति मुझे लगाने का सौभाग्य मिला। मैं आभारी हूँ तमाम भारतीय जनता का और तमाम भारतवासियों का, जिनके आशीर्वाद से आज ये सपना मैं पूरा कर पाया। भारत के युवा शतरंज सनसनी दिव्या देशमुख ने फीडे महिला चेस विश्व कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। फाइनल में उन्होंने अपनी ही देश की दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर मुकाबले में मात दे दी। दिव्या देशमुख ने सोमवार को अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए शतरंज में अनुभवी कोनेरू हम्पी को हराकर फीडे महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया। दिव्या ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी भी बन गई है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही 19 साल की दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। सिर्फ 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर दिव्या को देश भर से बधाई मिलने लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिव्या की इस ऐतिहासिक सफलता पर खुशी जताई है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्या देशमुख को मेरी हार्दिक बधाई, जो फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। वो भी मात्र 19 वर्ष की आयु में कोनेरू हम्पी विजेता रही और शतरंज विश्व चैंपियनशिप की दोनों फाइनलिस्ट भारत से थी। ये हमारे देश में विशेषकर महिलाओं में प्रतिभा की प्रचुरता को दर्शाता है। मैं कोनेरू हम्पी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान उत्कृष्टता बनाए रखी है। मुझे विश्वास है कि दोनों महिला चैंपियन और भी गौरव हासिल करेंगी और हमारे युवाओं को प्रेरित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि भारतीय शतरंज के लिए ये एक अभूतपूर्व दिन रहा है। दिव्या देशमुख ने न केवल 2025 फीडे महिला विश्व कप जीता है बल्कि ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। उन्हें बधाई। उनकी ये उपलब्धि कई लोगों को प्रेरित करेंगी और शतरंज को युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखा, फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब हासिल कर भारत की पहली और विश्व की सबसे युवा महिला शतरंज खिलाड़ी विश्व कप चैंपियन बनने पर देश की बेटी दिव्या देशमुख को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हराया और भारत की ही कोनेरू हम्पी के साथ फाइनल खेलकर ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कोनेरू हम्पी को भी अपनी अनेक शुभकामनाएं देता हूं। करोड़ों देशवासी आप दोनों के जज्बे से गौरवान्वित हैं। देश के महान उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा की जयंती है। भारत के दूरदर्शी उद्योगपति और भारत रत्न से सम्मानित जे.आर.डी. टाटा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत की शिक्षा प्रणाली को प्री स्कूल से लेकर पीएचडी तक आधुनिक बनाने और इसे भारतीय मूल्यों से जोड़कर रखने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष में क्या बदला है, क्या छूटा है और क्या है ज़मीनी हकीकत, आपको छोड़े जाते हैं इससे जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। अब शिक्षा की नींव वहीं से रखी जा रही है जहां बचपन अपने पहले सवाल पूछता है, क्योंकि असली पढ़ाई वहां से शुरू होती है जहां जिज्ञासा पहली बार जन्म लेती है। एनईपी 2020 ने ये तय कर दिया है कि अब हर बच्चे की शिक्षा उसकी सही उम्र, सही पद्धति और सही सोच के साथ शुरू होगी। इसी सोच से जुड़ा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब वो पढ़ाई जो स्कूल से पहले जिंदगी के पहले 6 सालों में शुरू होती है। इसीलिए लाया गया है नया 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। 3 से 8 साल की उम्र, यही वो वक्त होता है जब बच्चे की सोच, भावनाएं और समझ सबसे तेजी से बढ़ती हैं। इसीलिए अब स्कूल्स में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास, हर चीज का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। आज देश के लगभग 4.5 लाख स्कूलों में बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यहाँ बच्चे सीख रहे हैं खेल खेल में पढ़ाई। पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए बाल वाटिका के बच्चों तक भी पौष्टिक भोजन पहुँच रहा है। अब देश भर के 31 राज्यों में 6+ उम्र में ही स्कूल में एडमिशन का नियम लागू हो चुका है, ताकि कोई बच्चा जल्दी या देर से नहीं, सही उम्र में सही समय पर सही तालीम पाए। आज हर बच्चा तैयार हो रहा है खेलते खेलते सीखने के लिए, समझते समझते आगे बढ़ने के लिए।